हाय गुड मॉर्निंग गाइस। जैसा कि आप सभी को पता है, इस समय हमारे देश में लॉकडाउन की स्थिति बनी हुई है। इसके चलते सभी शिक्षण संस्थान, सारे कॉलेजेस को लॉक कर दिया गया है और इसके चलते आपकी शिक्षा, आपकी स्टडी का नुकसान ना हो, इसके चलते हमारे विद्यालय के द्वारा आपको ऑनलाइन क्लासेज उपलब्ध कराई जा रही हैं। इस सीरीज में हम क्लास 12th का चैप्टर फर्स्ट जो रिलेशन एंड फंक्शंस है, उस चैप्टर से हम आपको आज समझाने का प्रयास करेंगे। ये चैप्टर फर्स्ट का पार्ट 1 है। आपके आगे जितने भी पार्ट आएंगे वो पार्ट 2, पार्ट 3 के रूप में आपके सामने आएंगे। तो रिलेशन एंड फंक्शंस को समझाने से पहले सबसे पहले मैं आपको कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स के बारे में समझाने का प्रयास करूंगा। किसका? कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स के बारे में समझाने का प्रयास करूंगा कि कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स क्या होता है। कि कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स को समझाने के लिए सपोज किया मैंने कि आपके पास में एक सेट ए है जिसमें आपके पास में ए बी सी एलिमेंट हैं। एक सेट आपके पास में बी है जिसके अंदर आपके पास में पी और क्यू एलिमेंट हैं। अगर मुझे कार्टेशियन प्रोडक्ट बताना है कि ए क्रॉस बी क्या होता है, अगर मैं ए क्रॉस बी की डेफिनेशन लिखूं तो ए क्रॉस बी की डेफिनेशन क्या होती है कि ऐसे ऑर्डर्ड पेयर में एलिमेंट्स का सेट। सेट किसका? ए क्रॉस बी क्या होता है कि ऑर्डर्ड पेयर में एलिमेंट्स का सेट होता है ए कॉमा बी की फॉर्मेट में, सच दैट किस प्रकार होता है कि जो आपका फर्स्ट एलिमेंट होता है ए, वो आपको ए को बिलोंग करता है, और जो आपका सेकंड एलिमेंट होता है वो बी, वो आपको कैपिटल बी को बिलोंग करता है। तो ए क्रॉस बी की डेफिनेशन समझ में आई कि अगर हम ए और बी का कार्टेशियन प्रोडक्ट करते हैं तो जो एलिमेंट्स होते हैं वो आपके ऑर्डर्ड पेयर में होते हैं, जिसका पहला एलिमेंट जो होता है वो सेट ए को बिलोंग करता है और दूसरा एलिमेंट जो बी होता है वो सेट बी को बिलोंग करता है। इसी तरीके से आपके पास में जो आपके ऊपर दो सेट ए और बी आपको दिखाए गए हैं, अगर मैं इनका क्रॉस प्रोडक्ट ए क्रॉस बी निकालता हूँ, कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस बी निकालता हूँ, तो हमने क्या बताया कि आप अगर कैपिटल ए सेट का पहला एलिमेंट ए उठाते हैं और उसका कार्टेशियन प्रोडक्ट बी सेट के साथ करते हैं तो क्या आएगा? आपका ए पी ए क्यू आएगा। क्या आएगा? आपके पास में ए पी आएगा, ए क्यू आएगा। अब अगर मान के चलो मैं सेट ए का बी एलिमेंट उठाता हूँ और उसका कार्टेशियन प्रोडक्ट सेट बी के साथ करता हूँ तो बी पी होगा आपका और बी क्यू होगा। इसी तरह जब सेट ए का मैं सी एलिमेंट उठाता हूँ और उसका कार्टेशियन प्रोडक्ट बी सेट के साथ करता हूँ तो कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या हो जाएगा? सी पी होगा, सी क्यू होगा। इसी तरीके से अगर मैं बी क्रॉस ए निकालना चाहूँ, इसी तरीके से मैं अगर बी क्रॉस ए निकालना चाहूँ तो कहने का मतलब मुझे जो पहला एलिमेंट उठाना होगा वो किस सेट से उठाना पड़ेगा? बी सेट से उठाना पड़ेगा। अगर बी सेट से मैंने पी एलिमेंट को उठाया तो उसका कार्टेशियन प्रोडक्ट मैंने ए के साथ किया, तो कार्टेशियन प्रोडक्ट ए के साथ करेंगे तो पी ए आएगा, पी बी आएगा, पी सी आएगा। अगर मैं सेट बी का क्यू एलिमेंट उठाता हूँ, सेट बी का अगर मैं क्यू एलिमेंट उठाता हूँ और उसका कार्टेशियन प्रोडक्ट ए सेट के साथ करता हूँ तो क्यू ए आएगा, क्यू बी आएगा, क्यू सी आएगा। आप समझ पा रहे होंगे कि कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है। इसी तरीके से अगर मान के चलो आपके पास दो सेट हों, एक सेट हो ए जिसमें आपके पास में एलिमेंट्स हों 1 2 3, एक सेट हो आपके पास में जिसमें एलिमेंट आपके पास में क्या हो? ए हो, बी हो और सी हो। अगर मैं एक क्रॉस भी निकालना चाहता हूँ तो एक क्रॉस भी निकालने का मतलब क्या है कि आपको जो पहला एलिमेंट होगा सेट में, ऑर्डर्ड पेयर का जो पहला एलिमेंट होगा वो सेट ए को बिलोंग करेगा और जो दूसरा एलिमेंट होगा वो सेट बी को बिलोंग करेगा। तो सेट ए का अगर मैंने पहला एलिमेंट अगर मैंने 1 उठाया तो 1 का अगर मैं क्रॉस प्रोडक्ट सेट बी के साथ करता हूँ तो 1 ए होगा, 1 बी होगा, 1 सी होगा। अगर सेट ए का मैं सेकंड एलिमेंट उठाता हूँ 2 और उसका क्रॉस कार्टेशियन प्रोडक्ट बी के साथ करता हूँ तो 2 ए होगा, 2 बी होगा, 2 सी होगा। इसी तरीके से जब सेट ए का मैं 3 एलिमेंट उठाता हूँ तो 3 ए होगा, 3 बी होगा, 3 सी होगा। मैं समझ पा रहा हूँ आप इस कार्टेशियन प्रोडक्ट को अच्छे से समझ चुके होंगे। इसी प्रकार अगर मैं बी क्रॉस ए निकालना चाहूँ, बी और ए का कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालना चाहूँ तो इसका मतलब क्या है कि अगर बी का मैं ए एलिमेंट उठाता हूँ और उसका कार्टेशियन प्रोडक्ट ए के साथ करता हूँ तो ए का कार्टेशियन प्रोडक्ट ए के साथ करता हूँ तो A1 होगा, A2 होगा, A3 होगा। अगर सेट बी का मैं बी एलिमेंट उठाता हूँ, अगर सेट बी का मैं बी एलिमेंट उठाता हूँ और उसका कार्टेशियन प्रोडक्ट ए के साथ करता हूँ तो B1 होगा, B2 होगा, B3 होगा। इसी तरह जब मैं सेट बी का सी एलिमेंट उठाता हूँ तो कार्टेशियन प्रोडक्ट ए के साथ करता हूँ तो C1 होगा, C2 होगा, C3 होगा।
मुझे पक्का विश्वास है कि आप कार्टेशियन प्रोडक्ट के बारे में समझ चुके होंगे। कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है? कार्टेशियन प्रोडक्ट उन ऑर्डर्ड पेयर में एलिमेंट का सेट होता है जिसमें जो फर्स्ट कंपोनेंट होता है वो फर्स्ट सेट से बिलोंग करता है और जो सेकंड कंपोनेंट होता है ऑर्डर्ड पेयर का वो सेकंड सेट को बिलोंग करता है। अब मैं आपके यहाँ में जो आपका टॉपिक है रिलेशन, उसको समझाने की कोशिश करूँगा। रिलेशन क्या होता है? सपोज आपने एक माना कि लेट ए एंड बी आर टू सेट्स, लेट ए एंड बी आर टू नॉन एम्प्टी सेट्स, देन आ रिलेशन आर फ्रॉम सेट ए टू बी इज अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। मीनिंग क्या है कि आपके पास में ए और बी दो नॉन एम्प्टी सेट हों, उनके बीच में एक रिलेशन डिफाइन हो आर, वो इस तरीके से होता है कि वो सबसेट होता है ए क्रॉस बी का। अब ये सबसेट क्या होता है? चलो सबसेट समझने का प्रयास करते हैं। सबसेट समझने के लिए आपके साइड में मैंने एक डिब्बा बनाया है, उसमें समझाने का प्रयास किया है कि ए सबसेट ए, अगर आपके पास में सी लिखी है और बी लिखा है, इसका मतलब क्या है? एक साइन है, सी बना हुआ है, इसको हम क्या बोलते हैं? इस साइन ये रिप्रेजेंट करता है कि ए इज अ सबसेट ऑफ अ बी। क्या रिप्रेजेंट करता है? ए इज अ सबसेट ऑफ अ बी। इसका मतलब क्या हुआ कि ए के जो सारे एलिमेंट होते हैं वो बी के अंदर होते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि ए के सारे एलिमेंट अगर बी के अंदर हैं तो हम कह सकते हैं कि ए इज अ सबसेट ऑफ अ बी। क्या कह सकते हैं? ए इज अ सबसेट ऑफ अ बी कह सकते हैं। अगर सपोज करो ए सेट में आपके पास में 1 2 3 एलिमेंट हों और सेट बी के आप अंदर 1 2 3 4 एलिमेंट हो, तो आप देख रहे होंगे कि ए सेट जो है सेट बी के पूरा अंदर है। सेट ए जो है सेट बी के अंदर है पूरा, तो हम कह सकते हैं ए इज अ सबसेट ऑफ अ बी। क्या कह सकते हैं? कि ए इज अ सबसेट ऑफ अ बी। लेकिन यहाँ ए को तो क्या बोलते हैं? सबसेट बोलते हैं। किसका? बी का। इसी तरीके से यहाँ एक बात समझने की और है कि ए को तो सबसेट बोलते हैं बी का, लेकिन बी को बोलते हैं सुपर सेट ऑफ अ ए। क्या बोलते हैं बी को? सुपर सेट ऑफ अ ए। ये बात आपको समझनी है, ध्यान भी रखनी है कि ए तो आपका सबसेट कहलाता है बी का, लेकिन बी सुपर सेट कहलाता है फिर ए का। बात समझ आई नहीं आई? जिस सेट में सारे एलिमेंट बिलोंग करते हैं उस बड़े सेट को हम क्या कहते हैं? सुपर सेट कहते हैं। और जो सेट जिसके सारे एलिमेंट दूसरे सेट में बिलोंग करते हैं उसे सबसेट कहते हैं। तो सबसेट और सुपर सेट आपके समझ आया होगा कि अगर ए के सारे एलिमेंट बी में हैं तो ए इज अ सबसेट ऑफ अ बी, और बी जो सेट है उसे हम क्या कहेंगे? सुपर सेट ऑफ ए कहेंगे। तो यहाँ रिलेशन की डेफिनेशन क्या कहती है आपसे कि ए एंड बी आर टू नॉन एम्प्टी सेट हों। नॉन एम्प्टी सेट का मतलब क्या होते हैं? कि ऐसे सेट हैं जो ब्लैंक नहीं है, उसमें कोई ना कोई एलिमेंट है आपके पास में। तब उनके बीच में अगर एक रिलेशन आर डिफाइन किया जाए, कहाँ से? सेट ए टू सेट बी के बीच में जो रिलेशन आर होता है वो ए क्रॉस बी का क्या होता है? सबसेट होता है। ए क्रॉस बी का क्या होता है? सबसेट होता है। जो रिलेशन आपका आर होता है वो ए क्रॉस बी का क्या होता है? सबसेट होता है। आइए इस बात को एक एग्जांपल से हम समझने का प्रयास करते हैं। क्या रिलेशन के जो एलिमेंट्स आते हैं क्या वो वाकई में कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए क्रॉस बी के सबसेट होते हैं या नहीं होते हैं? इस बात को समझने के लिए हमने एक एग्जांपल लिया आपके सामने कि अगर आपके पास में एक सेट ए है जिसके अंदर 1 2 3 4 एलिमेंट हैं, एक सेट हमने बी लिया जिसके अंदर आपके पास में 3 4 5 7 एलिमेंट हैं। तो हमने रिलेशन की डेफिनेशन को इस तरीके से डिफाइन किया कि रिलेशन के जो एलिमेंट्स हैं वो सेट की फॉर्मेट में है, ऑर्डर्ड पेयर ए क्रॉस बी की फॉर्मेट में है, सच दैट, जो आपके सामने जो दो बिंदी लगी हुई हैं इनका साइन को क्या बोलते हैं? सच दैट। इस प्रकार है कि बी एलिमेंट जो है, दूसरा एलिमेंट जो बी है वो किसके बराबर है? बी बराबर ए प्लस टू। बी बराबर ए प्लस टू। तो जहाँ ए एलिमेंट है, जो कंपोनेंट ऑर्डर्ड पेयर का पहला कंपोनेंट है वो सेट ए को बिलोंग करता है, और जो दूसरा कंपोनेंट है वो सेट बी को बिलोंग करता है। तो रिलेशन की डेफिनेशन समझ आई। रिलेशन का डेफिनेशन क्या दे रखी है कि ऑर्डर्ड पेयर में ए कॉमा बी सच दैट कि बी बराबर ए प्लस टू, जहाँ आपका ऑर्डर्ड पेयर का फर्स्ट कंपोनेंट जो है वो आपको सेट ए को बिलोंग करता है, ऑर्डर्ड पेयर का जो सेकंड एलिमेंट बी है वो सेट बी को बिलोंग करता है। इस तरीके से अगर हम सेट की डेफिनेशन से अगर हम सेट बनाना चाहें, रिलेशन की डेफिनेशन से अगर रिलेशन का सेट बनाना चाहें, तो अगर आपके पास में ए सेट का वन एलिमेंट लिया मैंने, अगर ए सेट का मैंने वन एलिमेंट लिया
तो अगर ए 1 होगा, अगर ए सेट का 1 एलिमेंट लिया तो आपको पता है कि सेकंड कंपोनेंट क्या होना चाहिए, उससे 2 ज़्यादा होना चाहिए। तो 1 में अगर 2 जोड़ेंगे तो 3, तो 1 का रिलेशन किससे हो जाएगा, 3 से हो जाएगा। इसी तरीके से 2 का रिलेशन किससे हो जाएगा, 4 से हो जाएगा। 3 का रिलेशन किससे हो जाएगा, 5 से हो जाएगा। 3 का रिलेशन किससे हो जाएगा, 5 से हो जाएगा। तो 1 रिलेशन, जैसे हम 1 रिलेटेड टू 3 लिख सकते हैं, यहाँ क्या लिख सकते हैं, 1 रिलेटेड टू 3। ऐसे ही यहाँ 2 रिलेटेड टू 4, ऐसे क्या लिख सकते हैं, 2 रिलेटेड टू 4, क्योंकि 2 का रिलेशन 4 के साथ में। इसी तरीके से 3 का रिलेशन किसके साथ में, 5 के साथ में होगा। आप समझ पा रहे होंगे अच्छे से। लेकिन 4 का रिलेशन 6 से होता है और 6 बी में एलिमेंट नहीं है। इसका मतलब क्या है कि 4 का रिलेशन आपको फाइंड नहीं हो पाता। इसलिए जो रिलेशन सेट में एलिमेंट्स होंगे वो 1, 3, 2, 4, 3, 5 होंगे। अगर 6 होता तो 4, 6 भी इस रिलेशन का एलिमेंट होता। अब रिलेशन में आपके पास में ये एलिमेंट आई। अब ये चेक करते हैं कि जो रिलेशन में एलिमेंट आते हैं क्या कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस बी के सबसेट होते हैं या नहीं होते हैं। तो इसके लिए हम सबसे पहले ए क्रॉस बी फाइंड करते हैं। हमने ए क्रॉस बी फाइंड करना आपको सिखाया है। कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स क्या होता है कि जो पहला एलिमेंट होता है वो सेट ए को बिलोंग करेगा और जो दूसरा एलिमेंट होता है ऑर्डर्ड पेयर का वो सेट बी को बिलोंग करेगा। तो इसी तरीके से हम जब ए क्रॉस बी लिखते हैं तो ए क्रॉस बी आपका आएगा, अगर हमने सेट ए का फर्स्ट एलिमेंट उठाया तो 1, 3, 1, 4, 1, 5, 1, 7 आएगा। अगर सेट ए का हमने 2 एलिमेंट उठाया तो 2, 3 होगा, 2, 4 होगा, 2, 5 होगा, 2, 7 आएगा। अगर सेट ए का हमने 3 एलिमेंट उठाया तो 3, 1 होगा, 3, 1 होगा, 3, 5 होगा, 3, 7 होगा। तो इसी तरीके से आप ए क्रॉस भी लिख सकते हैं। जैसा कि आपने देखा कि रिलेशन में आपके पास में 3 एलिमेंट आए थे, 1, 3, 2, 4, 3, 5, जो आपके पास में इस ए क्रॉस बी में मौजूद हैं। जब ए क्रॉस बी में मौजूद हैं तो हम कह सकते हैं कि जो आपके पास में रिलेशन है वो आपका सबसेट होगा किसका, ए क्रॉस बी का। किसका सबसेट होगा, ए क्रॉस बी का सबसेट होगा। इतनी बात समझ आई। अब हम समझने का प्रयास करते हैं कि डोमिनेंट रेंज क्या होता है। क्या समझने की कोशिश करते हैं। अगर आप सेट पढ़ रहे हो, अगर आप रिलेशन पढ़ रहे हो और आपको डोमिनेंट रेंज के बारे में नहीं पता तो बहुत ही दिक्कत वाली बात होगी। तो डोमिनेंट रेंज क्या होता है। तो डोमेन को समझने के लिए आप सबसे पहले यहाँ आइए। देखो डोमेन में आपको पहले समझा देता हूँ। जैसे आपने देखा कि यहाँ आप लास्ट लाइन पे देखिए कि रिलेशन में आपके पास में सेट में एलिमेंट कौन कौन से आते हैं कि 1, 3, 2, 4, 3, 5। तो जो रिलेशन के एलिमेंट्स आए हैं उनके जो फर्स्ट कंपोनेंट होते हैं, जैसे कि फर्स्ट कंपोनेंट 1 है, 2 है, 3 है, जो 1 है, 2 है, 3 है, ये जो आपके क्या कहलाते हैं, डोमेन कहलाते हैं। तो रिलेशन के एलिमेंट्स के फर्स्ट कंपोनेंट आपके क्या कहलाते हैं, डोमेन कहलाते हैं। अगर मैं इसको अगर फिगरेटिव वे में समझूं तो सेट ए के उन एलिमेंट्स को लेते हैं जो सेट बी में रिलेटेड हों। जैसे 1 सेट बी के 3 से रिलेटेड है, जैसे 2 है 4 से रिलेटेड है, 3 जो है 5 से रिलेटेड है, 4 7 से रिलेटेड नहीं है। इसलिए यहाँ पर डोमेन क्या हो जाएगी, 1, 2 और 3 हो जाएगी। डोमेन क्या हो जाएगी, 1, 2, 3 हो जाएगी। तो इतनी बात आपकी समझ आई होगी। तो हम इस डोमेन की डेफिनेशन समझते हैं। तो डोमेन की डेफिनेशन क्या होती है, लेट आर बी अ रिलेशन फ्रॉम अ सेट ए टू सेट बी। एक रिलेशन है जो सेट ए टू सेट बी के बीच है। तो देन सेट ऑफ ऑल फर्स्ट कंपोनेंट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर बिलोंग्स टू आर। मतलब आर में बिलोंग करने वाले, मतलब रिलेशन के जो एलिमेंट्स हैं, रिलेशन के एलिमेंट्स किस फॉर्म में, ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में। तो ऑर्डर्ड पेयर के सभी फर्स्ट कंपोनेंट्स का सेट क्या कहलाएगा, आपका डोमेन ऑफ आर कहलाएगा। क्या कहलाएगा, डोमेन ऑफ आर कहलाएगा। अगर मैं डोमेन ऑफ आर को मैथमेटिकली टर्म में समझूं तो डोमेन ऑफ आर क्या होता है, इक्वल टू ए सच दैट ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर। मतलब अगर रिलेशन का एलिमेंट हो ए कॉमा बी तो फर्स्ट कंपोनेंट का सेट क्या कहलाएगा, आपका डोमेन ऑफ आर कहलाएगा। इसी तरीके से आगे बढ़ते हैं। इसी तरीके से अगर रेंज ऑफ रिलेशन पढ़ते हैं तो रेंज ऑफ रिलेशन क्या हो जाएगा, इस जिस तरीके से डोमेन आपके फर्स्ट कंपोनेंट होते हैं रिलेशन के एलिमेंट्स के, उसी तरीके से रिलेशन के एलिमेंट्स के सेकंड कंपोनेंट क्या कहलाएंगे, आपके रेंज ऑफ आर कहलाएंगे। अगर मैं इसको मैथमेटिकली टर्म में समझना चाहूँ तो रेंज ऑफ आर क्या कहलाएगा आपके पास में
कि बी सच दैट ए कॉमा बी ऑर्डर्ड पेयर में अगर रिलेशन का एलिमेंट है, ए कॉमा बी रिलेशन का एलिमेंट बिलोंग्स टू आर का मतलब क्या है कि ए कॉमा बी रिलेशन का एलिमेंट है, तो उसके सेकंड कंपोनेंट का सेट क्या कहलाएगा, आपका रेंज ऑफ आर कहलाएगा। इतनी बात आपकी समझ आई होगी। अब मैं आपसे एक चीज कहना चाहूंगा कि आपने एक चीज देखा कि डोमेन ऑफ आर के जो सारे एलिमेंट्स हैं, डोमेन ऑफ आर के जो सारे एलिमेंट्स हैं वो किस में बिलोंग करते हैं, सेट ए में बिलोंग करेंगे। तो इसका मतलब क्या होगा कि डोमेन ऑफ आर क्या हो जाएगी आपके पास में, डोमेन ऑफ आर क्या हो जाएगी, वो सबसेट हो जाएगी ए की। डोमेन ऑफ आर क्या हो जाएगी, सबसेट हो जाएगी ए की। इसी तरीके से जो रेंज के एलिमेंट्स होते हैं वो सारे सेट बी में बिलोंग करते हैं, रेंज के एलिमेंट्स होते हैं वो सारे सेट बी में बिलोंग करते हैं। तो रेंज ऑफ आर क्या हो जाएगी आपके पास में, तो रेंज ऑफ रिलेशन क्या हो जाएगा आपके पास में, सबसेट ऑफ अ बी हो जाएगा। समझ आ रही होगी आपके बात, इतनी बात क्लियर है आपके सामने। अब मैं आपके सामने एक वर्ड हाथ एक कभी कभी ये लिखा है रिलेशन इन अ सेट ए। इसका मतलब क्या होता है, रिलेशन इन अ सेट ए का मतलब होता है कि रिलेशन आर फ्रॉम सेट ए टू सेट ए। मतलब जो रिलेशन है आपका डिफाइन है वो सेट ए से सेट बी के बीच में हो, तो उस बात को हम कहते हैं रिलेशन इन अ सेट ए। तो अगर मान के चलो आपके पास में एक सेट ए ये है, एक सेट ए ये है, इनके बीच में एक आर रिलेशन डिफाइन है, तो आर के जो एलिमेंट्स होंगे वो अब किसके सबसेट हो जाएंगे, आर के एलिमेंट होंगे वो इस समय किसके सबसेट हो जाएंगे, ए क्रॉस ए के एलिमेंट हो जाएंगे। इतनी बात आपकी समझ आ रही होगी। तो रिलेशन इन सेट ए का मतलब समझ आया कि अगर रिलेशन ए टू ए हो, अगर रिलेशन इन सेट बी कहें तो किसका मतलब क्या कि आर का जो रिलेशन है वो सेट बी टू सेट बी है। चलो आगे बढ़ते हैं। हाँ, जैसे कि आगे बढ़ते हैं तो आपका अगला टॉपिक आता है टाइप्स ऑफ रिलेशन। अब हमें रिलेशन के टाइप्स पढ़ने हैं कि आपके 11वीं 12th क्लास में जो इम्पोर्टेंट रिलेशन है हम केवल उन्हीं को पढ़ाएंगे जो आपके बोर्ड एग्जाम्स में आने वाले हैं। तो सबसे पहले आपके सामने आता है एम्प्टी रिलेशन। एम्प्टी रिलेशन क्या होता है, जैसे कि आपको वर्ड से ही क्लियर है, एम्प्टी का मतलब एम्प्टी मतलब खाली, एक वो रिलेशन जिसमें आपका एक भी एलिमेंट ना आए, एक वो रिलेशन जिसमें आपका एक भी एलिमेंट ना आए। इसको अगर मैथमेटिकली टर्म में समझा जाए तो कहने का मतलब आर इक्वल टू फाइव, आर इक्वल टू फाइव। आपको पता है कि जो एम्प्टी सेट होता है उसको रिप्रेजेंट किससे करते हैं, हम फाइव से रिप्रेजेंट करते हैं। जो एम्प्टी सेट होता है उसे किससे रिप्रेजेंट करते हैं, फाइव से रिप्रेजेंट करते हैं। तो एम्प्टी रिलेशन क्या होगा, उस रिलेशन में कोई भी एलिमेंट ना आए, मतलब आपको पता है कि आर इक्वल टू क्या हो, फाइव हो, तो हम कह सकते हैं कि वो एम्प्टी रिलेशन हो। अब अगर हम समझना चाहें तो कहने का मतलब ये है कि सेट ए और सेट बी दो आपके पास, अगर यहाँ पर एम्प्टी रिलेशन जो चेक किया जाता है केवल एक सेट का रिलेशन होता है, मतलब सेट ए का सेट ए में होता है, सेट बी का सेट बी में होता है, मतलब एक ही सेट का रिलेशन का होता है, तब आप एम्प्टी रिलेशन के बारे में नॉलेज लेते हैं। तो एम्प्टी रिलेशन क्या होता है कि ए रिलेशन आर इन सेट ए इज सेट टू बी एम्प्टी रिलेशन इफ यदि नो एलिमेंट ऑफ ए इज रिलेटेड टू एनी एलिमेंट ऑफ ए। इसका मतलब क्या है कि सेट ए का कोई भी एलिमेंट सेट ए के किसी एलिमेंट से रिलेटेड ना हो। जाहिर सी बात है एम्प्टी में मतलब क्या होगा कि कोई भी एलिमेंट एक दूसरे से रिलेटेड नहीं होगा। जब रिलेटेड नहीं होगा तो आपको पता है कि रिलेशन में कोई एलिमेंट नहीं आएगा। इतनी बात आपकी समझ आई होगी। अब चलो एक एग्जांपल से समझाते हैं कि एम्प्टी रिलेशन कैसे हो, एक एग्जांपल से। तो रिलेशन में आपको पता चला कि रिलेशन क्या होगा आपके पास में, फाइव होगा, और फाइव सबसेट किसका होता है, ए क्रॉस ए का होगा, आपको पता है। इतनी बात क्लियर है। एक एग्जांपल से समझते हैं, जैसे आपके पास में मैंने दो सेट ली, एक सेट लिया, एक सेट ए लिया जिसमें आपके पास में एलिमेंट्स क्या हैं, 2 3 4 5 हैं, और दूसरी साइड भी मैंने एक सेट ए लिया, 2 3 4 5 हैं। इनके बीच में मैंने एक आर रिलेशन डिफाइन किया। वो किस तरीके से है कि सेट फॉर्मेट में है ऑर्डर्ड पेयर ए कॉमा बी। किस फॉर्मेट में, ए कॉमा बी, सच दैट किस प्रकार है कि जो बी एलिमेंट है, किस प्रकार है, जो बी एलिमेंट है वो उसकी वैल्यू जो है फर्स्ट कंपोनेंट के क्यू के इक्वल है, फर्स्ट कंपोनेंट के क्यू के इक्वल है। जो आपके पास में ए और बी जो एलिमेंट हैं वो किसको बिलोंग करते हैं, ए और बी जो एलिमेंट हैं वो आपको किसको बिलोंग करते हैं, ए और बी जो एलिमेंट हैं आपके सेट ए को बिलोंग करते हैं।
मतलब समझ आई रिलेशन की डेफिनेशन। अगर मान के चलो आपके पास में सेट ए का 2 एलिमेंट होता, क्या होता एलिमेंट 2 होता, तो इसका रिलेशन सेट ए में दूसरे सेट में क्या होना चाहिए रिलेशन के लिए, आपको पता है कि 2 क्यों होना चाहिए, मतलब 8 होना चाहिए। तो 8 है नहीं है, तो इसका मतलब क्या है कि 2 का रिलेशन नहीं बन पाएगा। जब 2 का रिलेशन नहीं बन पाएगा, अगर इसी तरीके से मैं 3 एलिमेंट को उठाता हूँ, सेट ए का मैंने 3 एलिमेंट उठाया, तो उसका रिलेशन किससे होगा, उसके क्यू वाले टर्म से होगा। तो 3 का रिलेशन किससे होगा, 27 से होगा। क्या 27 है इस सेट में, नहीं है, तो इसका मतलब 3 रिलेशन नहीं होगा। इसी तरीके से अगर 4 होता तो 4 का रिलेशन किससे होता, 64 से होता, तो 64 है ही नहीं। इसी तरीके से अगर 5 होता तो 5 का रिलेशन किससे होता, 125 होता, तो 125 है नहीं है। इसका मतलब क्या है, इस रिलेशन की डेफिनेशन से आपके पास में कोई भी रिलेशन में एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं करता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि दिस इज अ एम्प्टी रिलेशन। क्या कह सकते हैं, एम्प्टी रिलेशन। आप समझ पाए होंगे मेरी बात को। अब हम चलते हैं आगे यूनिवर्सल रिलेशन। याद रखना यूनिवर्सल रिलेशन को समझना थोड़ा टफ है। मैं आपको एक बात कहूंगा, इस रिलेशन को लोग समझते गलत हैं, कुछ समझाते गलत हैं, कुछ पढ़ते गलत हैं। मतलब इस रिलेशन की खासियत ये है कि कुछ लोग इस रिलेशन को समझते गलत हैं, समझाते भी गलत हैं और पढ़ते भी गलत हैं। तो इस रिलेशन को बड़ा ध्यान से समझने की जरूरत है। आपको मैं एक छोटा सा, एक पहले साइड में मैंने एक एग्जाम्पल लिखा है, उससे समझाने की कोशिश करता हूँ। तो क्या होता है रिलेशन, मैंने बताया कि आपके पास में एक रिलेशन आर डिफाइन है सेट ए टू सेट ए के बीच में। तो सेट ए के अंडर ए बी सी 3 एलिमेंट हैं, उधर साइड भी सेट ए के अंडर 3 एलिमेंट ए बी सी हैं। अगर यूनिवर्सल रिलेशन होता है तो यूनिवर्सल रिलेशन का मतलब क्या होता है कि जो सेट ए का एवरी एलिमेंट जो है, जैसे ए है बी है सी है, एक दूसरी साइड जो सेट ए है उसके प्रत्येक एलिमेंट से रिलेटेड हो। कहने का मतलब ए से भी रिलेटेड हो, ए से भी रिलेटेड हो, ए बी से भी रिलेटेड हो, ए सी से भी रिलेटेड हो। समझ आ रही ना बात। इसी तरीके से सेट ए का बी एलिमेंट जो हो वो भी क्या हो, ए से रिलेटेड हो, बी जो हो आपके पास में बी से रिलेटेड हो, बी जो है आपके पास में सी से रिलेटेड भी हो। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि अगर सेट ए का ईच एलिमेंट सेट ए के एवरी एलिमेंट से रिलेटेड हो तो हम कह सकते हैं यूनिवर्सल रिलेशन। शायद समझ में नहीं कम आया होगा। मतलब क्या है कि अगर आपके सेट दो सेट होंगे आपके पास में, वही एक सिंगल सेट है, आपको पता है कि सिंगल सेट का रिलेशन पढ़ते हैं हम यहाँ पर। तो आर अगर रिलेशन आप पढ़ रहे हो सेट ए टू सेट ए के बीच में, तो जितने एलिमेंट सेट ए के भीतर हैं वो एवरी एलिमेंट से रिलेटेड हों। अगर एवरी एलिमेंट से रिलेटेड हो जाएंगे तो हम कह सकते हैं कि यूनिवर्सल रिलेशन है। तो यूनिवर्सल रिलेशन में जो एलिमेंट्स आते हैं, तो सपोज करो कि ए का ए से रिलेशन, ए का बी से रिलेशन, ए का सी से रिलेशन, ऐसे बी का ए से रिलेशन, बी का बी से रिलेशन, बी का सी से रिलेशन, सी का ए से, सी का बी से, सी का सी से। तो ये आपको क्या रिप्रेजेंट करता है कि जो रिलेशन के एलिमेंट आते हैं वो कार्टेशियन प्रोडक्ट के एलिमेंट नहीं होते। हाँ, तो यूनिवर्सल रिलेशन में क्या होता है कि आर बराबर ए क्रॉस ए। क्या होता है, आर बराबर ए क्रॉस ए। और आपको एम्प्टी रिलेशन में आर बराबर क्या होता है, आर बराबर 5। इतनी बात आपको समझ आई होगी। तो यूनिवर्सल रिलेशन आपको समझ आया। अगर मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ और उससे समझाने का प्रयास करता हूँ कि यूनिवर्सल रिलेशन के लिए एक एग्जांपल समझाने का प्रयास करता हूँ, जैसे लेट ए बी द सेट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स ऑफ ए बॉयज स्कूल। मतलब एक बॉयज स्कूल में, और बॉयज स्कूल है और उसके सभी स्टूडेंट का सेट है। तो सभी स्टूडेंट क्या होंगे, बॉयज ही तो होंगे। जब बॉयज स्कूल है तो उसके सभी स्टूडेंट्स का सेट क्या होगा, वो बॉयज ही तो होंगे। तो आपको शो दैट रिलेशन आर इन ए सेट इज यूनिवर्सल रिलेशन। तो आपको प्रूफ करना है जो ए में जो आपका रिलेशन आर है वो क्या कहलाएगा, आपका यूनिवर्सल रिलेशन कहलाएगा। जो आपको आर में, जो आप ए में आपका जो रिलेशन आर है वो आपका क्या कहलाएगा, यूनिवर्सल रिलेशन कहलाएगा। तो इफ यदि आपके लिए जो कंडीशन दे रखी है, रिलेशन की डेफिनेशन किस तरीके से डिफाइन की कि आर बराबर ऑर्डर्ड पेयर में ए कॉमा बी सच दैट, किस प्रकार है कि द डिफरेंस बिटवीन हाइट ऑफ ए एंड बी इज लेस देन 3 मीटर्स।
इसके लिए जो रिलेशन डिफाइन किया है आपके बॉयज स्कूल में जो और स्टूडेंट्स हैं उनका जो सेट है आपके साइड में दोनों साइड में, उसके लिए जो आपको एलिमेंट इस तरीके से चूज करने हैं कि उनके बीच में जो हाइट है, लड़कों के बीच में जो हाइट है वो 3 मीटर से क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए। तो आप एक बात समझिए, आप एक बात बताइए मुझे, यहाँ पर समझाने का कोशिश कीजिए कि अगर मान के चलो, मैं इसको समझाने के लिए एक छोटा सा आपको फिगर समझाता हूँ। सपोज करो कि आपके पास में एक ये जो बॉयज स्कूल का सेट है उसमें मेरे पास 5 स्टूडेंट हैं, ABCDE। इसी तरीके से एक सामने सेट है उसमें भी 5 स्टूडेंट होंगे, क्योंकि रिलेशन इन सेट एक ही बात चल रही है। तो एक बात बताओ मुझे कि अगर मैं ए एलिमेंट उठाता हूँ और चेक करता हूँ कि ए का रिलेशन क्या इन सभी एलिमेंट से है, ए से, बी से, सी से, डी से, ई से, है कि नहीं, चेक करते हैं। तो अगर मैं ए का ए से रिलेशन चेक करता हूँ तो रिलेशन होने के लिए क्या होता है कि द डिफरेंस बिटवीन हाइट, तो उनकी हाइट का डिफरेंस क्या होना चाहिए, <3 होना चाहिए। तो इनकी हाइट का डिफरेंस a माइनस ए कितना आएगा, 0। क्या 0 3 से कम है कि नहीं, बिल्कुल है। जब 0 3 से कम है तो कहने का मतलब ए का रिलेशन ए से हो जाएगा। अगर मैं ए और बी का डिफरेंस चेक करता हूँ, अब एक बात बताओ मुझे, क्या कभी भी ऐसा हो सकता है कि दो बंदे हों और उनकी हाइट का डिफरेंस 3 मीटर से अधिक हो जाए? अरे भाई, हाइट का डिफरेंस तो 1 मीटर भी नहीं होता। हाइट का डिफरेंस तो 1 मीटर भी बहुत बड़े केस में निकल पाता है। छोटा बच्चा हो और बहुत बड़ा 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 हाइट का लड़का हो, तब भी 1 मीटर का डिफरेंस बहुत मुश्किल से निकल पाता है। तो यहाँ तो 3 मीटर कम की बात चली, तो कहने का मतलब ए माइनस बी के बीच में 3 मीटर का डिफरेंस तो होना स्वाभाविक ही है ना भाई। जब भाई एक क्लास के 2 लड़के उठाए मैंने, उन लड़कों के बीच की हाइट का डिफरेंस 30 सेंटीमीटर 20 सेंटीमीटर का डिफरेंस होता, तो 3 मीटर से तो काफ़ी कम है ना। तो इसका मतलब क्या है कि जितने भी लड़के होते हैं उनकी हाइट के बीच का डिफरेंस जो होता है वो 3 मीटर से स्वाभाविक ही कम होगा। तो इसका मतलब क्या है कि ए का रिलेशन इन सब से हो जाएगा, इसी तरह से बी का रिलेशन सबसे हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि ईच एलिमेंट ऑफ ए इज रिलेटेड टू एवरी एलिमेंट ऑफ ए। तो हम कह सकते हैं कि जो आपके सामने रिलेशन दिखाया है वो कैसा रिलेशन है आपके पास में, यूनिवर्सल रिलेशन। कैसा रिलेशन है आपके सामने, एक यूनिवर्सल रिलेशन है। इतनी बात समझ आई होगी। चलो आगे चलते हैं। एक आपको रिलेशन पढ़ना है, इक्विवेलेंस रिलेशन। एक रिलेशन पढ़ना है आपको, इक्विवेलेंस रिलेशन। इक्विवेलेंस रिलेशन क्या होता है, इसको समझने का प्रयास करेंगे। इक्विवेलेंस रिलेशन क्या होता है आपका, देखो इक्विवेलेंस रिलेशन क्या होता है कि ए रिलेशन आर इन ए सेट ए। मैंने आपको बताया कि ए रिलेशन आर इन ए सेट ए का मतलब क्या है कि एक रिलेशन आर है जो सेट ए टू सेट ए के बीच होगा। इज कॉल्ड इक्विवेलेंस रिलेशन इफ यदि आर इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव। अगर कोई रिलेशन आपका रिफ्लेक्सिव रिलेशन हो, सिमेट्रिक रिलेशन हो, ट्रांजिटिव रिलेशन हो, तो हम अगर ये तीनों को फॉलो करें तो हम कह सकते हैं वो रिलेशन क्या कहलाएगा, आपका इक्विवेलेंस रिलेशन कहलाएगा। अब याद रखना, इक्विवेलेंस रिलेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपके एग्जाम्स में जो रिलेशन पूछा जाएगा वो इक्विवेलेंस रिलेशन से ही पूछा जाएगा सवाल। तो इक्विवेलेंस रिलेशन को समझने के लिए मैं आपको कुछ चीज़ें समझाना चाहूँगा। जैसे आपको पता है कि ए कॉमा बी अगर मान के चलो रिलेशन का एलिमेंट है,